एक या दो क्लास और लगेंगी एंड देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, ऑसिलेशन की आज 4th क्लास है, एक दो और क्लास लगेगी और आपका फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम आगे नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, तो ऑसिलेशन इजी चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, सेकंड टर्म के लिए अच्छे से स्कोर करने के लिए चैप्टर अच्छा है ये। ऑसिलेशंस एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, मैं एक बार पर्सनल पे चेक कर लूंगी। ऑलराइट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, अगर कोई बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो वो जो बॉडी की प्रोजेक्शन रहती है एक्स और वाई एक्सिस पे, उसको आप बोल सकते हो कि वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि वो क्या चीज है, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, फोर्स के एक्सप्रेशन जो आती है वो समझेंगे, और फिर हम आगे चलेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, तो ये 3 हमारे टास्क हैं आज की क्लास के। इसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर हम पेंडुलम को और स्प्रिंग वाले सिस्टम को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर वहीं पे आपका काम जाम खत्म हो जाएगा उस चैप्टर का। अगर एक और क्लास उसमें चाहिए होगी तो हम क्वेश्चंस के ऊपर वो क्लास रख सकते हैं, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी वगैरह के, कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ होगा तो वो कॉन्सेप्ट करेंगे। इस चैप्टर में एक फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशन वाला भी पार्ट है, वो भी हम ब्रीफली कवर कर सकते हैं क्योंकि वो आपका सीबीएसई के सिलेबस से भी कट है और नीट के सिलेबस में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बेटा, तो वो वाला पार्ट या तो फिर मैं आपको नोट्स की तरह प्रोवाइड करूंगी, वरना अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो लेट अस मूव ऑन विद टुडेस क्लास। सबसे पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम एसएचएम के बारे में पढ़ चुके हैं काफी बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम? एसएचएम का क्या मतलब होता है बच्चों, ये बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिल्कुल सही, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब होता है बच्चों? मैम रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स जो रहती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। Ma'am, it नेगेटिव is साइन a इसलिए, type of oscillatory motion. बिल्कुल सही, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन वेयर रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, दैट इज व्हाट वी से, दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। राइट, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं बच्चों। यस मैम। फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स के फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। हमने देखा है कि यहाँ से हमने एक्सेलरेशन भी लिखी है कि एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी प्रोपोर्शनल टू माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन की हमने क्या वैल्यू लिखी थी? माइनस के अपॉन एम ऑफ एक्स, जहां पे इसको हमने रिप्रेजेंट किया था एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सही बच्चा, जहां पे ओमेगा की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। ये सारी चीजें कर चुके हैं हम। यस मैम। ठीक है, एडिशनली हम लोगों ने टाइम पीरियड भी देखा है कि टाइम पीरियड आपका आ जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, सो यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज 2 पाई अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। अब लास्ट क्लास में हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, वो ये थी कि एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा हो सकता है, फाई हो सकता है, आपका फेज कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ए आपका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेल्टा आपका फेज कांस्टेंट जो आपको इनिशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये मेरी फाई होती है विच इज माई फेज। ठीक है, यहीं से हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाली थी। वेलोसिटी की वैल्यू आई थी हमारी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई थी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। इज दिस ओके गाइस? यहां तक हमने पिछली क्लासेस में कवर किया है अच्छे से। ठीक है बेटा, आगे चलूं? यस मैम। ऑलराइट, अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या रिलेशन है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सपोज करो कि आपके पास एक पार्टिकल है पी। ठीक है, आपके पास एक पार्टिकल है, ये ऐसा पी पार्टिकल है आपके पास। इसने इनिशियली अपना यहां से मोशन शुरू किया, या ये इसका इनिशियल मोशन है, ये यहाँ पर 0 पॉइंट पे था। अब कुछ टाइम टी के बाद ये इधर आ चुका है। ठीक है, दिस पार्टिकल हैज रीच्ड हियर आफ्टर सम टाइम टी। सो बेसिकली कंसिडर अ पार्टिकल पी, थोड़ा सा लिख लो, थियोरी भी लिख लो, काम आती है। कंसिडर अ पार्टिकल पी मूविंग ऑन अ सर्कल, ये आपका सर्कल पे मूव कर रहा है, मूविंग ऑन अ सर्कल जिसका आपको रेडियस भी पता है, ऑफ रेडियस ए। ठीक है बेटा, तो रेडियस ए हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो रेडियस है वो आपका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, बाद में हम देखेंगे कैसे। विद
अब एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, आपका एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कितना एंगल कवर कर लेगा, इट विल कवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितनी हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है आपकी थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, सो इन टाइम टी जो ये एंगल स्वाइप करेगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमने यही देखा है कि भाई हमारे पास एक पार्टिकल था जिसने अपना मोशन यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू किया, उसके बाद कुछ टाइम टी के बाद वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे वो कितना एंगल बना रहा है ये भी मुझे पता है, दैट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो अब मैं इस पार्टिकल की शैडो ले रही हूँ, आई एम टेकिंग द शैडो ऑफ दिस पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स एक्सिस जो आपका क्यू से मैंने रिप्रेजेंट करी है, एंड ऑन वाई एक्सिस जो मैंने पॉइंट आर से रिप्रेजेंट करी है। तो यहां पर मैं ये ओ क्यू और ओ आर की वैल्यू भी लिख सकती हूँ, यस या नो, है ना? अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू ओ क्यू तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जो मेरा रेडियस है, जो भी मेरा रेडियस है इसका, जहां पे मैंने रेडियस बोला है कि रेडियस इज इक्वल्स टू ए, तो a cos ओमेगा टी वैल्यू हो जाएगी ना बेटा, इसकी वेक्टर्स में पढ़ा है हम लोगों ने कंपोनेंट लेना। ठीक है, a cos ओमेगा टी वैल्यू हो जाएगी, यू नो दैट cos ओमेगा टी इज इक्वल्स टू व्हाट, cos ओमेगा टी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो ओ क्यू अपॉन ओपी विल बी इक्वल टू cos ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओपी cos ओमेगा टी, मतलब a cos ओमेगा टी। इज दैट ओके गाइस? ठीक है बेटा, यस Yes, ma'am. मैम, नो मैम, यस मैम। अब सिमिलरली y का एक्सप्रेशन ओ आर हो गया, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a sin ओमेगा टी, इसको मैं a sin ओमेगा टी लिख सकती हूँ, है ना बेटा? तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये मेरे एसएचएम के एक्सप्रेशंस हैं, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो मेरी एसएचएम की वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझो चीज को। सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है जो ऐसे सर्कल पे चल रहा है, मैं खाली अभी एक्स एक्सिस को देख रही हूँ बेटा, आई एम जस्ट लुकिंग एट द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपका पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, यहां पर पहुंचा, ठीक है, फिर यहां पर पहुंचा, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, और फिर वापसी अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच गया। तो अगर मैं इसकी जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो मेरे पास क्या आएगा, पहले आपका पार्टिकल इधर था, मतलब अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे प्रेजेंट था, उसके बाद आपका पार्टिकल कुछ इधर आ गया, उसके बाद आपका पार्टिकल कुछ इधर आ गया जो इसकी मीन पोजीशन है, उसके बाद पार्टिकल आपका कुछ इधर आ गया, फिर आपका पार्टिकल इधर आ गया माइनस ए पे, है ना, फिर यहां से आपका पार्टिकल कुछ इधर आ गया, यहां से इधर आ गया, यहां से इधर आ गया, यहां से इधर आ गया। तो आप एक्स एक्सिस पे देखो क्या हो रहा है कि आपका जो पार्टिकल है वो ए और माइनस ए के बीच में घूम रहा है, जैसे जैसे वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है। ये चीज दिख रही है सब बच्चों को कि हाँ मैम ए और माइनस ए के बीच में वो लाइन के अंदर घूमे जा रहा है, जैसे जैसे वो पूरा सर्कल कवर कर रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो वो पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे और सिमिलरली जो उसकी प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे वो एसएचएम एग्जीक्यूट करती है, लीनियर एसएचएम एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एनिमेशन की भी हेल्प ले रखी है बेटा। ठीक है, ये वाली जो एनिमेशन है ये आपको एक्स एक्सिस समझने में हेल्प करेगी, और ये वाली जो एनिमेशन है ये आपको वाई एक्सिस के बारे में समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर मेरा कोई भी पार्टिकल है, सपोज मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो जैसे जैसे वो घूम रहा है वैसे वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो क्या एग्जिबिट कर रहा है, वो तो हम निकाल सकते हैं ना। एक्स एक्सिस में हमने देखा है कि आता है हमारे पास ए कॉस ओमेगा टी, तो उसकी वैल्यू तो आप हर पॉइंट पे निकाल सकते हो ना, तो उसकी वैल्यू तो आपकी ए और माइनस ए के बीच में सर्कुलेट करती रहेगी, तो एसएचएम हो जाएगा पार्टिकल का, जैसे जैसे वो पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट कर रहा है वैसे वैसे एसएचएम हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपके साथ वाई के साथ भी हो रहा है, सपोज आप वाई में यहां से मोशन शुरू कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग योर मोशन फ्रॉम हियर। ठीक है, अगर आप यहां से अपना मोशन शुरू कर रहे हो तो बेटा क्या हो रहा है, पहले आपका पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसका फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रीच हुआ, फिर वो माइनस आ गया जीरो पे,
फिर वो सबसे नेगेटिव वाले मैक्सिमम पे आ गया, फिर वो वापसी 0 पे आ गया। तो जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हुआ तब आपके पार्टिकल ने एक अपनी एसएचएम भी परफॉर्म कर दी, अगर आप प्रोजेक्शन पे देखोगे तो। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रोजेक्शन रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो भी आप डायमीटर ले रहे हो सर्कल का, उस पर जो प्रोजेक्शन रहेगी वो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इज दैट ओके गाइस? ये चीज सबको समझ में आई? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. चलो वेरी गुड। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपका नीट का क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन ना आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, तो एक बार सब बच्चे उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट सेम सा क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है उस क्वेश्चन में, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं करवा रही। ठीक है, उसमें खाली टाइम पीरियड आपको 30 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है ना, वहां पे आपको टाइम पीरियड 30 दे रखा है, तो उसको भी आप ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये नीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी इस तरीके का आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला क्या है? द रेडियस ऑफ अ सर्कल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड क्या है आपका, जो एम्पलीट्यूड है, रेडियस कितना है, कहां से वो पाथ शुरू हो रहा है, सारी चीजें आपको डायग्राम में दे रखी है। आपसे पूछा है कि वाई प्रोजेक्शन की इक्वेशन बता दो। ठीक है, तो सारा काम आपका डायग्राम से, आपसे डायरेक्टली पूछा है इन लोगों ने कि वाई प्रोजेक्शन की इक्वेशन क्या होगी, वो हमें बता दो। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखो कि डायग्राम से आप क्या क्या चीजें बता सकते हो। एक तो आप ये देख सकते हो कि पार्टिकल कहां से शुरू हुआ मूव करना, है ना। पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ये था इसका पॉइंट। जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 था, देन दिस इज द पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम। मतलब क्या है इस चीज का? एट टी इज इक्वल्स टू 0, वाई की पोजिशन 3 थी, है ना, क्योंकि आपको रेडियस 3 गिवन है ना बेटा। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का मोशन कहां से शुरू हुआ है? y इज इक्वल्स टू 3 से। इज दैट Yes. ओके? ठीक है, और क्या क्या देख सकते हो आप यहाँ पर कि आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 गिवन है, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम रेडियस है सर्कल का, वो आपको 3 गिवन है। आपको टाइम पीरियड यहाँ पे 4 सेकेंड्स गिवन है, तो टाइम पीरियड से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π/4 मतलब π/2। इज दैट ओके गाइस? ओमेगा की वैल्यू आ गई। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम जब y का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमने देखा था वो हम साइन के टर्म्स में लिखते हैं, साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस डेल्टा भी लिखेंगे इधर हम, क्योंकि जो पार्टिकल है आपका कहां से शुरू हो रहा है वो भी हमें देखना है। डेल्टा आपको फेस कांस्टेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसको हम फेस कांस्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे। ऑलराइट, आई थिंक मेरी स्क्रीन एक बार पॉज हो गई है, लेट मी रिफ्रेश इट। अभी विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, आप इसको लिख सकते हो। भावना ने आंसर भी निकाल दिया है, गुड जॉब बेटा। तो यहां से मैं y की एक्सप्रेशन क्या लिख सकती हूँ? a की जगह 3 लिख दिया, साइन ऑफ ओमेगा आपका है π/2t प्लस डेल्टा। अब मुझे खाली डेल्टा की वैल्यू चाहिए, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालें बेटा, सब लोग बताओ, हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा? डेल्टा क्या होता है आपका? Phase constant. बिल्कुल सही। तो फेस कांस्टेंट को हमने कैसे निकाला था, याद होगा तो? फेस कांस्टेंट पे हमने देखा था ना कि इनिशियल आपका पार्टिकल कहाँ है, मतलब t इज इक्वल टू 0 की जो कंडीशन है उससे हम फेस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट t इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 साइन ऑफ 0 प्लस डेल्टा, मतलब इट विल बी इक्वल टू 3 साइन ऑफ डेल्टा, है ना, क्योंकि t वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना आपकी 0 पे। तो यहां से आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो ना, आप कर सकते हो नहीं कर सकते? Yes, ma'am. You can write that y at 0 is equals to 3 sin delta, and it is also equals to 3 as given in the diagram, which means sin delta should be equal to 1. तो डेल्टा की क्या वैल्यू आ जाएगी? What will be the value of delta guys? अगर sin delta 1 है तो डेल्टा की क्या वैल्यू आ जाएगी? साइन की वैल्यू 1 कब होती है बच्चों? 90. 90। तो 90 का मतलब π/2। तो बस आ तो गया y का फाइनल आंसर, क्या आ गया? y इज इक्वल्स टू
3 sin of pi by 2t plus pi by 2. Is that okay? Yes, ma'am. अब यहाँ पर अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक चीज है ना आपके पास की साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा, ये लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी तो साइन पाई बाय 2 टी प्लस पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ये वाली सेम चीज। तो सॉरी, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा है ना बेटा, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर भी तो मैं ये सेम चीज लगा सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट y इज इक्वल्स टू 3 cos of pi by 2t. Is this okay or not? क्वेश्चन समझ में आया ये? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस जो पूछा जाता है आपका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। आपको खाली ये डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ से ये शुरू हो रहा है, उसको कैसे जज करना है। अगर ये इधर से शुरू हो रहा होता तो आप क्या बोलते कि y की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर ये इधर से शुरू हो रहा होता सपोज, तो आप बोलते कि y की वैल्यू 0 है, टाइम इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती। डेल्टा की वैल्यू आप निकाल सकते हो अलग अलग पोजीशन के रिस्पेक्ट में। टाइम पीरियड की वैल्यू आपको दे रखी होती है, ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। बस आपका y का डायरेक्टली एक्सप्रेशन इस तरीके से निकल जाता है। y का भी निकाल सकते हो, x का भी निकाल सकते हो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे वो आप डिटरमिन कर सकते हो। ठीक है, इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. आगे चले। ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं फिर। अब अगली चीज हमें बड़ी ही सिंपल सी चीज समझनी है, जो है आपका फोर्स लॉ। तो इसमें तो समझने वाला भी कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला वाली चीजें हैं। एसएचएम में बेटा क्या पढ़ा है, फोर्स शुड बी इक्वल टू, Minus of displacement. वेरी गुड, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम लोगों ने लिखा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहां से हमने एक्सेलरेशन का भी एक्सप्रेशन लिखा था, फोर्स Yes, अपॉन ma'am. मास। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने कितनी लिखी थी कि एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स। ऑलराइट, Yes, ma'am. फिर हमने सब्स्टिट्यूशन किया था ओमेगा स्क्वायर का, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम। स्टक हो गई क्या स्क्रीन? एक सेकेंड, अभी विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि f शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर लीनियर एसएचएम टू टेक प्लेस, राइट, व्हिच मींस f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहां से जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हो तो एक्सेलरेशन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फोर्स अपॉन मास, है ना। एक्सेलरेशन आपकी फोर्स अपॉन मास ही तो रहती है बच्चों। सो Yes, दिस आई ma'am. कैन राइट एज माइनस के अपॉन एम एक्स, है ना। इसमें से मैंने मास को डिवाइड कर दिया। तो अगर आप ओमेगा स्क्वायर की यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन डाल रहे हो, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो आपने एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू लिखी थी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, Yes, ma'am. तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स लिखूं तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं था ना बेटा, प्लस था। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर। तो मैं फोर्स की वैल्यू लिख सकती हूँ क्या, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो दिस इज योर फोर्स लॉ, दैट इज इट। इतना ही करना है इसमें। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने फोर्स को लिख दिया है एज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जहां पर के की क्या वैल्यू है, के इज इक्वल्स टू, के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट एज वेल, और उसको हम लिखते हैं एज एम ओमेगा स्क्वायर। इज दैट ओके गाइस? Yes, बहुत ma'am. सिंपल है। इसको एक और तरीके से भी समझ लो। आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो फोर्स कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, Yes, ma'am. है ना। फोर्स आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, सो आई कैन राइट इट एज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ वी नो फ्रॉम एसएचएम दैट फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो इसका मतलब यही है ना कि के जो है मेरे पास एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया, जहां पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, राइट गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट करती हूँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर आप ग्राफ को प्लॉट करते हो ना बेटा, तो आपके पास इस तरीके का ग्राफ आता है
यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपके पास स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है क्योंकि लीनियरली रिलेटेड है एक दूसरे से, और जो स्लोप रहेगा इसका वो आपको किस चीज की वैल्यू देगा, माइनस के की। तो अगर कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रखा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से आप डायरेक्टली के की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ऑलराइट, सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा? चीनू, सजिया, भावना, सुहेल, बहुत बच्चे हैं क्लास में, कृतिका, शिवानी। No, ma'am. ठीक है, आगे चलें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर एसएचएम के बारे में बात करते हैं। तो एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एंगुलर एसएचएम में आप लोगों ने देख रखा है कि जो ये रिस्टोरिंग टॉर्क होती है, वहां पे फोर्स थी, यहाँ पर टॉर्क है। इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ थीटा, नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप लिखते हो कि टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस सम के प्राइम थीटा। ठीक है, सेम कांस्टेंट नहीं, दूसरा कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, इसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वही सेम एनालिसिस कर सकती हूँ। आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टॉर्क अपॉन आई, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के प्राइम अपॉन आई थीटा। ठीक है, तो इसको ऑल्सो आई कैन राइट एज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, जहां पे ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ के प्राइम अपॉन आई। तो यहां से मेरे पास के प्राइम की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर आई। इज दिस ओके गाइस? यस मैम, नो मैम? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा टाउ की वैल्यू यहां से भी तो मैं लिख सकती हूँ। टाउ की क्या वैल्यू लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो पहले हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास आई ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये जो के होता है इसको आप टॉर्शनल कांस्टेंट भी कहते हो। दिस इज आल्सो नोन एज टॉर्शनल कांस्टेंट, क्योंकि रोटेशन हो रही है तो इसलिए इसको टॉर्शन कहते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट। ओके गाइस, एक बार रिपीट कर दूं, भावना बोल रही है बेटा मैंने क्या बोला कि एंगुलर एसएचएम के केस में क्या होता है, जो आपकी फोर्स होती है, चलो इसको ग्रीन कलर से लिखती हूँ। पहले हमने फोर्स देखी थी, यहाँ पे आपके पास टॉर्क आ जाती है, वहां पे एक्स था, यहाँ पे हमारे पास थीटा आ जाता है। वहां पे एक्सेलरेशन थी, यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। वहां पे मास था, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आई। ये तो चेंजेस होते हैं जब रोटेशन भी पढ़ी है आप लोगों ने। तो एंगुलर एसएचएम का क्या मतलब है कि टाउ जो होता है, इस केस में टाउ होता है आपका रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो टॉर्क है आपकी टाउ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ थीटा, दैट इज व्हाट यू ऑब्टेन। यहाँ पे भी आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हो, जैसे हमने लीनियर में लगाया, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है। तो टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, माइनस के थीटा, है ना, माइनस के प्राइम थीटा। अब आपको पता है कि टॉर्क और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, वहां पे आपके पास था फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है बेटा, तो अल्फा क्या आ जाएगा आपके पास, टॉर्क अपॉन आई। इज दैट ओके भावना? ठीक है, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, माइनस के प्राइम थीटा अपॉन आई। अब जैसे वहां पर हमारे पास आया था, इस वाली चीज को हमने ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया था, तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है, ताकि मेरे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा आ जाए ना मेरे पास। तो ओमेगा कितना है यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ के प्राइम अपॉन आई, वहां पे के अपॉन एम था, यहाँ पर के अपॉन आई है। तो यहाँ से मैं के की क्या वैल्यू लिख सकती हूँ, ओमेगा स्क्वायर आई, और इसको मैं यहाँ पे टाउ में सब्सटीट्यूट भी कर सकती हूँ। तो फाइनल एक्सप्रेशन टाउ का कितना आ जाएगा, माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। इज इट ओके गाइस? K dash क्या है? बेटा के डैश जो आपका वो टॉर्शनल कांस्टेंट है, वहां पे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आया था ना के, वैसे यहाँ पर भी तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, तो उसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा? Okay, ma'am. ठीक है, इसको एक और तरीके से भी अगर मैं समझाऊं, तो आप अल्फा की वैल्यू लिखते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, जैसे वहां पे हम लिख रहे थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू लिखते हो एज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चा, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, बिकॉज टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। और आपको पता है कि एसएचएम में टाउ की वैल्यू होती है माइनस के प्राइम थीटा के बराबर। तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास के की वैल्यू आ गई आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. यहाँ तक पक्का सबको क्लियर है? आगे चलूं बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, एक दो और सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पे।
तो ये सबसे सिंपल सवाल, ये 1988 का सवाल है, उस टाइम पे आई वाज नॉट बोर्न, आप लोग भी पैदा नहीं हुए थे, ठीक है। बट बच्चे, जब मैं ये वाला सवाल करवाती हूँ तो बच्चे ये बोलते हैं कि काश मैम इसी टाइम पे पैदा हुए होते, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आ रहे थे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी एक बार सॉल्व करके बताओ। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, एक बार बताओ बेटा फोर्स कैसे दी जाती है। भावना, एक तो इस चैप्टर से जो आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में आता है ना सवाल, वो आपका जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी वाला, उससे आ जाता है, ठीक है। एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, उसकी डेरिवेशन का सवाल भी आ जाता है और वो एज इट इज उठ के आ जाता है। वरना न्यूमेरिकल आना है तो अभी जो अगला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे उस तरीके का भी आ सकता है, जो हमने एसएचएम वाले अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व करे उस तरीके का भी आ सकता है। एसएचएम की डेरिवेशन आप लोगों के पास नहीं आएगी, ठीक है। एसएचएम खाली समझाने के लिए वो डेरिवेशन करवाई थी, वैसी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। आपका इस चैप्टर से अगर डेरिवेशन आती है तो यूजुअली जो एनर्जी वाली डेरिवेशन है जो हम अगली करेंगे वो आती है, वरना न्यूमेरिकल्स आपके पास जितने अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं वहां से कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। रितिका इज सेइंग बी। बताओ बेटा, बाकी बच्चे बताओ क्या आंसर लग रहा है इसका सही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे जो बच्चे सही नहीं बता रहे वो सब ऐसे क्या क्या करे उन बच्चों का, बताओ। जो बच्चे सही नहीं बता रहे, जो बच्चे सही बता रहे उनको तो चॉकलेट दे देंगे, चलो। जो नहीं बता रहे उनका क्या किया जाए, ठीक है। कृतिका सिंह ए, बाकी बच्चे बताओ बच्चा क्या सही लग रहा है। यहाँ पे आपसे बोला क्या है, पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। तो बेटा एसएचएम में फोर्स कितनी होनी चाहिए, -x के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ऐसा कहाँ हो रहा है इधर, ऐसा कहाँ हो रहा है, खाली ए ऑप्शन में हो रहा है। यहाँ पर कॉस की टर्म आ गई तो ये तो गलत ही हो गया ना बेटा। फोर्स थोड़ी चेंज होनी चाहिए, फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x रहनी चाहिए ना। कॉस में तो फोर्स ही आपकी माइनस प्लस होती रहेगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये वाला खाली एक सही एक्सप्रेशन है इधर, ठीक है। इज दैट ओके गाइस? Yes, ma'am. ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे सिंपल सिंपल सवालों में भी लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको पेपर में दे देते हैं ये लोग। चलो अब आगे आओ, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसीलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं उसमें काफी सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी के। तो अपने पेपर से पहले आप सब लोगों को एनसीईआरटी तो एटलीस्ट और सपोर्ट मटेरियल तो एटलीस्ट थोड़ा सा सॉल्व करके जाना है। अगर वो चीज कर ली आपने तो आपको सीबीएसई के पेपर में डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। इसमें आपको क्या दे रखा है, अ स्प्रिंग बैलेंस हैज अ स्केल दैट रीड्स फ्रॉम 0 to 50 kg। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है कि आपके पास ऐसा एक स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक तराजू सा रहता है, ठीक है। या आपके पास एक तराजू होता है या फिर यहाँ पर आपको बता देता है कि आपका कितना वेट है। तो जितना भी आप यहाँ पर वेट रखते हो उसके हिसाब से आपको बता देता है कि कितना वेट आपने यहाँ पर रखा है। ऑलराइट, स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। इज दैट ओके गाइस? Yes, स्प्रिंग ma'am. बैलेंस किस किस बच्चे ने Yes, देखा ma'am. है ये बताओ। स्प्रिंग बैलेंस देखा है बच्चों ने? ऐसे घड़ी सी लगी हुई होती है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है, उसके अंदर ऐसे मर्क्यूरी वगैरह भी भरा हुआ होता है। मैंने तो ये छोटा सा डायग्राम बनाया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। सब बच्चों ने देख रखा है, अच्छी बात है। तो अब आपको स्प्रिंग बैलेंस गिवन है जिसमें मैक्सिमम मास जो आप रख सकते हो, मैक्सिमम मास जो आप रख सकते हो स्प्रिंग बैलेंस में, वो आपका कितना है, 050 kg आपको गिवन है, ठीक है। आपको ये भी बोला है कि लेंथ कितनी है स्केल की, मतलब मैक्सिमम लेंथ जो है स्केल की वो भी आपको गिवन है। मैक्सिमम लेंथ ही तो हो गई ना, जब आपने मैक्सिमम मास रखा तब इसकी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। तो मैक्सिमम लेंथ आपकी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। अब आपको बोला है कि एक बॉडी इस स्केल से आपने सस्पेंड कर दी, ठीक है। आपके पास ये एक स्केल होता है, आइडियली ये कुछ इस तरीके से होता है, ये आपके पास ऐसे, अगर मैं अच्छा सा डायग्राम सा इसका ड्रॉ करूं बढ़िया सा, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं वैसे ही, एक आपके पास कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर एक ऐसे घड़ी सी लगी हुई होती है जिसमें आप देख सकते हो, और यहाँ पर आपके पास हुक होता है जिसमें आप अपनी जो भी चीज है वो टांग सकते हो, ठीक है। ये आपको बता देता है कि आपका कितना मास यहाँ पे आपने टांग रखा है। तो इसने बोला है कि जब आपने यहाँ पर एक मास लगाया, आपने यहाँ पर कुछ रैंडम मास लगाया है m के बराबर, ठीक है, यू हैव हंग सम मास m हियर, और जब आपने ये मास m लगाया है तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको दे रखा है 0.6 सेकेंड्स के बराबर। आपसे पूछा है कि बताओ इस मास का वेट कितना है, मतलब यहाँ पर mg की वैल्यू कितनी है, ये आपसे पूछी है। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, Yes, ma'am. ठीक है। चलो
तो कंसिडर करो कि मैक्सिमम मास रखा हुआ है. Consider that maximum mass is kept on the balance. That maximum mass is kept on the balance. तो यहां पर आप बता सकते हो कि फोर्स कितनी लगेगी इस बैलेंस पे. अगर आपने मैक्सिमम मास 50 किलो का रख रखा है यहां पर, तो फोर्स कितनी लग रही होगी? फोर्स कितनी लग रही होगी? mg के बराबर ही तो लग रही होगी. Yes, ma'am. तो 50 multiplied by 9.8, this will be the value of force which will be acting in this case. तो भावना ने वैल्यू भी बता दी है, 490 न्यूटन्स. ठीक है, ये आपके पास फोर्स आ गई जो आपके मैक्सिमम मास पे एक्ट कर रही है. इज दिस ओके गाइस? फोर्स सबको निकलनी पता चल गई कि फोर्स कैसे निकाली है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. अब फोर्स निकाल ली हमने मैम, अब आगे क्या करें? फोर्स निकाल ली तो एसएचएम की कंडीशन आप लोगों को पता है. एसएचएम क्या बोलता है? फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स. दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स. Yes, ma'am. ठीक है, इसका मतलब है जो अप्लाइड फोर्स रहेगी, अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू के एक्स. दिस इज योर अप्लाइड फोर्स, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है ना वो. तो अप्लाइड और रीस्टोरिंग इक्वल होती है, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं. तो इसका मतलब है ये जो फोर्स mg यहां पर लग रही है, इट इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय l व्हेन m इज हैंगिंग फ्रॉम इट, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ तो उतनी है ना, है ना. Yes, ma'am. तो यहां से मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ बेटा. k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ. तो k की वैल्यू निकल जाएगी 490 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी थी? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर. तो k की वैल्यू आ जाएगी 4900 अपॉन 2. यहां से k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Yes, ma'am. कितनी आ जाएगी? 2450 आ जाएगी ना. यूनिट्स क्या होती है इसकी? न्यूटन पर मीटर. ठीक है, k की वैल्यू आ गई. अब मुझे ये बताओ कि टाइम पीरियड और k की वैल्यू में कुछ रिलेशन होता है क्या? इज देयर एनी रिलेशन विच वी हैव स्टडीड बिटवीन टाइम पीरियड, वैल्यू ऑफ k, मास? इन सब के बीच में कोई रिलेशन होता है? बताओ. टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. तो t की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखी थी? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k. Yes, ma'am. तो यहां से मैम तो के अपॉन एम। m अपॉन k आएगा ना बेटा, क्योंकि ओमेगा जो होता है आपका वो होता है अंडर रूट ऑफ k अपॉन m. तो आप यहाँ पे ओमेगा से डिवाइड कर रहे हो. ओके मैम। ठीक है बेटा, तो अंडर रूट m अपॉन k बन जाएगा. तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता है 0.6. 0.6 मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मास अपॉन 2450. इसको इजी करने के लिए इसको स्क्वायर कर लो. स्क्वायर अगर करोगे तो आ जाएगा 0.36 मस्ट बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू m अपॉन 2450. तो मास की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास व्हिच यू गाइस आर गेटिंग? मास की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? बताओ कैलकुलेट करके. सब बच्चे ऐसे कैलकुलेशन में क्विक हो जाओ बेटा. मास की कितनी वैल्यू आएगी? 0.36 इंटू 2450 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. ऑल राइट, भावना इज सेइंग 22.36. बाकी बच्चे अग्री करते हैं भावना के साथ? आर यू गाइस अग्रीइंग विद हर? बताओ बेटा. सचिन, सुहेल, चीनू, कृतिका, ऋतिका. बहुत बच्चे हैं क्लास में, सब बच्चे आंसर दो. ठीक है, तो मास की वैल्यू सब बच्चे निकालने की कोशिश करना. 22.36 ही आएगी. 22.36 kg आ जाएगा आपके पास मास. बट क्वेश्चन में आपको बोला है वेट निकालने के लिए. क्वेश्चन में आपको पूछा है कि वेट की वैल्यू बताओ. तो वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg मतलब 22.36 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी बेटा. वेट की वैल्यू आ जाएगी. तो इसको भी सब बच्चे ट्राई करना. वेट जो आएगा आपका दैट विल कम आउट टू बी 219.1 के आसपास.
ठीक है, सो वेट आपका आ जाएगा 219.16। वेरी गुड भावना, 219.1 के आसपास आपका वेट आ जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको वेट ही तो निकालने के लिए पूछा था, इतना ही तो करना है क्वेश्चन में। इज इट ओके गाइस? क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए करवा रही हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी हो गए ना, वो तो आपके पास आ ही सकते हैं। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, सचिन इज सेइंग यस। बाकी बच्चे बताओ, सबको मजा आ रहा है क्लास में? अब ऐसे अच्छे बढ़िया कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं आगे हम, वो सिंपल है, आपको अच्छा लगेगा वो। और इज दैट ओके गाइस? चलें आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, आपको पता है कि भाई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जानी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन अगर बॉडी की चेंज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आनी चाहिए। कोई वर्क डन हो रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा ना। तो एनर्जी इन एसएचएम का वही मतलब है कि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है उसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एसएचएम के केस में हमें एक चीज जो पता है वो ये पता है कि यहाँ पर आप फोर्स को कैसे लिख सकते हो। हाउ कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ फोर्स? फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आप लिख सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क डन किया है इस फोर्स ने, वर्क डन बाय फोर्स एफ ड्यूरिंग, मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी विजिबल है बेटा? यस मैम। ठीक है, अगर आपने आपसे पूछे कि कितना वर्क डन किया है इस फोर्स में ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, अब आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स, तो कितना वर्क डन होगा इस केस में? बताओ, व्हाट विल बी द वर्क डन इन दिस केस? छोटा सा वर्क डन कैसे लिखते हैं? एफ डी एक्स के टर्म्स में ही तो लिखोगे, है ना? यस तो मैम। छोटा वर्क डन कितना हो जाएगा? माइनस के एक्स डी एक्स। यस। तो अगर आपकी अब जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है फ्रॉम 0 टू एक्स, तो आप वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हो। इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स माइनस के एक्स डी एक्स आ जाएगी वर्क डन की वैल्यू। कितनी आएगी? गुड भावना, सही बोल रही है बेटा। माइनस के को बाहर ले आओ, एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा ना। तो वर्क डन कितना आएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इज दैट ओके गाइस? वर्क डन की वैल्यू आई सबकी? Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऑल राइट। और अब आप लोगों को वर्क एनर्जी थ्योरम से एक इंपॉर्टेंट चीज पता है, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बताओ, पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है सिस्टम में? व्हाट इज द मीनिंग, व्हाई डज पोटेंशियल एनर्जी कम इन द सिस्टम? मैम जब रिस्टोरिंग फोर्स काम करती है। हाँ जी, स्टोरिंग फोर्स आती है, मतलब कुछ वर्क डन हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो कॉरस्पॉन्ड करता है रिस्टोरिंग फोर्स के। आपने ही तो बोला कॉरस्पॉन्ड्स टू अ फोर्स। ठीक है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो ये क्या होता है? इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, है ना? इट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स। यस और नो? ये पढ़ा है सबने वर्क एनर्जी थ्योरम में कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपकी नेगेटिव ऑफ वर्क डन रहती है ना। जिस भी फोर्स की वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव रहती है, जो भी वर्क डन हो रहा है उस फोर्स की वजह से उसका। यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां से तो मैं पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली लिख सकती हूँ ना बेटा, कि ये जो आपकी यू एक्स है माइनस यू जीरो, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यही तो एक्सप्रेशन स्प्रिंग के में लिखते हो। स्प्रिंग जिसने भी किया है आज तक ढंग से, यही तो एक्सप्रेशन लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का। इसमें मैंने कुछ नया थोड़ी लिखा है स्क्रीन पे, है ना बेटा? यही तो लिखा Yes, होता है। ma'am. यस। ठीक है, तो अब अगर आप चूज करो
लेट अस चूज कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 है. लेट अस चूज द पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0. Potential energy to be 0 when particle is at x is equals to 0. When particle is at x is equals to 0. अच्छा स्टक है बेटा, एक सेकेंड. अभी विजिबल हुआ बच्चों? ठीक है. मैंने क्या बोला कि अब ये जो u0 वाली चीज है उसको मैं 0 मान लेती हूँ कि इनिशियली जब आपका पार्टिकल ओरिजिन पे था तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मेरी 0 रहती है. तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? u of x must be equals to half kx square. Yes, now we also know that omega square is equals to k upon m. तो k की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर. तो u का वैल्यू कितना हो गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. यस मैम. ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ हो? ठीक है बेटा, यस मैम. आगे चले. तो अब हो गया है हमारा काम ऑलमोस्ट. हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, अभी हमने निकाली है हाफ m a स्क्वायर x स्क्वायर. और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv काइनेटिक स्क्वायर. एनर्जी कितनी होती है? वेरी गुड, हाफ mv स्क्वायर. तो यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशंस है. अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? x और v की वैल्यू पुट इन करेंगे ना. x की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा. और यहां से हमने v की वैल्यू भी निकाली थी, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस डेल्टा. वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं ना. तो हमारे यस पास क्या मैम. आ जाएगा? u और k की वैल्यू आ जाएगी, वही निकालनी है आपको बस. u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ m a स्क्वायर x का स्क्वायर. हाफ m अच्छा यहाँ पे a नहीं है बेटा, यहाँ पे ओमेगा है ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. हाफ m a के स्क्वायर की जगह आएगा ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, मैं कुछ गलत लिखूं तो बता दिया करो. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी आ जाएगा. साइन स्क्वायर कॉस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच यू विल ऑब्टेन. और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ m v स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा. समझ नहीं आ रहा? अभी समझाती हूँ. अच्छा, यहां तक समझ में आया भावना बेटा? यहां तक सब बच्चे बताओ, यहां तक समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर आ गई थी और काइनेटिक एनर्जी यस आपकी मैम. हाफ m v स्क्वायर रहती है. यहां तक समझ में आया सबको? यस मैम. ठीक है. तो बेटा SHM के केस में हमने x की इक्वेशन पढ़ी है ना, एक डिस्प्लेसमेंट की. वो क्या पढ़ी है? x कितना होता है? a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा t. सॉरी, a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा. यस मैम. और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आएगा. ओमेगा टी की जगह पे ओमेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आती है? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. यस मैम. ठीक है. तो अगर आपको देखना है कि आपका जो u और k है वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, तो इस इक्वेशन से देख लोगे ना, है ना. हाउ इज इट चेंजिंग विद टाइम? तो उसके लिए आपको x और v की वैल्यू पुट इन करनी पड़ेगी ना इधर, है ना. u की वैल्यू कैसे आई? हाफ m ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है बेटा, x स्क्वायर को कर दो ना यहाँ पे. तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा. तो वही तो वैल्यू आ गई u की, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा. ठीक है भावना. और k की वैल्यू हमारे पास कैसे आई? हाफ m v स्क्वायर. तो हाफ m मेरे पास है ही, v का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस डेल्टा. ठीक है, समझ में आया? यस मैम. पक्का? इज इट ओके गाइस? समझ में आई चीज? यस मैम. ठीक है. तो यहां से अब मैं टोटल एनर्जी भी निकाल सकती हूँ. यस मैम. ठीक है, तो बताओ कितनी आएगी टोटल एनर्जी? टोटल मैम मैकेनिकल एनर्जी ओमेगा कितनी आएगी? स्क्वायर से पहले ए स्क्वायर क्यों आया है? बेटा ए स्क्वायर इसलिए है क्योंकि वो एक्स के एक्सप्रेशन में था. चलो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ अगर आप लोगों को और कन्वीनियंट लगे तो.
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आया, Okay, ए ma'am. स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक है। इज दैट ओके नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट टाइम टी कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों को प्लस कर दोगे ना, पोटेंशियल और इसको, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को। कितनी आएगी इसकी वैल्यू बताओ, कितनी वैल्यू आ जाएगी? E will be equal to हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये दोनों को ऐड करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इन दोनों को तो ऐड करूंगी तो 1 बन जाएगा ना मेरे पास। तो E की कितनी वैल्यू आ रही है फाइनल? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। वेरी गुड संदीप, आपने बिल्कुल सही बोला बेटा। अभिषेक, अभिषेक बोल रही हूँ, भावना ने भी सही बोला बेटा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू, यस या नो? Yes, ma'am. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या देख सकते हो, आपकी टोटल एनर्जी जो है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। एक दो चीजें जो आप और देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, 0 के बराबर हो जाएगी। एक तो इसकी वैल्यू जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 0 होगा तब, और दूसरी चीज आपकी क्या है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी काइनेटिक एनर्जी की या पोटेंशियल एनर्जी की, वो तभी होगी जब साइन और कॉस आपका 1 के बराबर हो, है ना। तो आपका ये 1 के बराबर कब होगा? जब जो भी आपका एंगल है वो आपका बन जाए, और 1 के बराबर होते ही इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में से एक आपका मैक्सिमम रहेगा और एक आपका 0 हो जाएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इज दैट ओके गाइस? यही होता है ना कॉस और साइन के केस में। यस मैम, नो मैम, Yes, समझ में आया ma'am. मैम, नहीं समझ में आया मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर इसका कर्व प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का कर्व आता है। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का बन गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का बन गया। तो आप देख सकते हो, सपोज मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देती हूँ। ये जो थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है, ये आपका एक किसी एनर्जी का कर्व है, जिससे आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, ये आपका काइनेटिक एनर्जी का कर्व है, जिसके ऊपर मैंने ये ऐसे डबल लाइन बना दी, और दूसरा वाला आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है। तो आप देख सकते हो कि जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऐसी भी एक सिचुएशन है जहां पर ये दोनों बराबर की हैं। ठीक है, ये ऐसी भी एक सिचुएशन है जहां पर ये दोनों बराबर की हैं। ऑल राइट, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो भावना। ऐसी भी एक सिचुएशन है जब आपकी ये दोनों बराबर की हैं, ठीक है, और टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रह रही है। इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक साइकिल में इमेजिन करो कि मैम एक साइकिल में क्या हो रहा है वो मुझे समझना है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। अब सब बच्चों ने स्प्रिंग अच्छे से समझ लिया है। पिछली क्लास में हमने फेज वगैरह के बारे में भी स्टडी किया था। हमने देखा था कि जब स्प्रिंग किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है तो उसके फेज की क्या वैल्यू होती है, कैसी होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो बेटा जब आपका स्प्रिंग मीन पोजीशन पे होता है, हमने देखा है कि एक्स की वैल्यू 0 रहती है। एक्स की वैल्यू 0 रहती है मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 0 रहेगी। यस, Yes, ma'am. ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है इस केस में, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। और जब आपका पोजीशन मैक्सिमम पे होता है तब आपकी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। और यहां पर आपकी वेलोसिटी 0 होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। तो बेटा आप देख सकते हो कि इसी तरीके से आपका कर्व बना हुआ है। यहाँ पे आप ये जो डॉटेड वाला पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग काइनेटिक एनर्जी। सो यू कैन सी दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट 0, जब आपका पार्टिकल 0 पे है, 0 डिस्प्लेसमेंट है उसकी, तब काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। और जो आपके एंड्स है, जब ए और माइनस ए पे जा रहा है आपका, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी दैट इज बिकमिंग मैक्सिमम व्हेन इट इज एट ए एंड माइनस ए, एंड इट इज बिकमिंग 0 एट द मीन पोजीशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग इन दी ऑसिलेशंस।
ऑलराइट, तो हमने वेलोसिटी के बारे में, एक्स के बारे में, फेस के बारे में स्टडी किया था सब, तो वहां से देख सकते हो कि कब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कब आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीम पे होएगा, तब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। इज दिस ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, इसी तरीके से यही सेम चीज आप थीटा के केस में भी कर सकते हो। तो ये वैसे हमने लिखा है x इज Yes, इक्वल्स टू ma'am. a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा लिखते हैं ना, तो थीटा के केस में भी आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, जो भी आपके पास है। तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू लिख सकती हूँ, उसको डिफरेंशिएट करके कितनी, थीटा नॉट ओमेगा cos ओमेगा t प्लस डेल्टा, या फिर ये फाई लिखा हुआ है तो फाई। तो यहां से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ m, इसका पूरा का स्क्वायर, थीटा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। यस और नो? ठीक है बेटा। सिमिलर चीज मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर सकती हूँ। एक्स की वैल्यू है ही हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है m ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर से दी जाती है ना, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर वही आई ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया। तो जब मैं थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग कर दूंगी तो ये जाएगी। तो वहां पर भी सेम हो रहा है, जो टोटल एनर्जी है वो आपके पास हाफ m थीटा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉस वाली और साइन वाली टर्म मिलके आपको 1 देगी, और जो फाइनल एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर, एंड दिस शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो इतना ही करेंगे फिर आज की क्लास में बेटा, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। एक दो क्वेश्चन इसके देखेंगे अगर सॉल्व करने का मन है, वरना आगे अपना स्प्रिंग वाले सिस्टम पे और पेंडुलम वाले सिस्टम पे मूव ऑन करेंगे। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप दैट एवरीवन हैड फन। यस मैम, नो मैम, मजा आया मैम, नहीं आया मैम? थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू मैम।